डॉक्टर दीपा डार के नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे केल्विन चक्र अथवा C3 चक्र। लास्ट सेशंस में हम लोग केल्विन चक्र की अवस्थाएं तथा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं कि क्यों इस चक्र को C3 चक्र कहते हैं, इसका प्राथमिक स्थायी उत्पाद क्या है तथा प्राथमिक ग्राही क्या है। यहाँ आज मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे चक्र। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में जो साइकिल प्रोवाइड है उस साइकिल को हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रावस्थाओं में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण हो रहा है और किस प्रकार से तीन प्रावस्थाएं के द्वारा 6 टाइम्स केल्विन चक्र जब पूर्ण होता है तब जाकर एक ग्लूकोज अणु के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो केल्विन चक्र आप याद रखिए, केल्विन चक्र या C3 चक्र हम कह रहे हैं। यह चक्र सामान्य रूप से अधिकांश पौधों या लगभग समस्त पौधों में C3 चक्र एक मुख्य पाथ है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। अब जब इस चक्र को आप पढ़ रहे हैं तो पुनः आप याद रखिए केल्विन चक्र की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली प्रावस्था को हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलेशन अथवा कार्बोक्सीकरण आप कह रहे हैं। दूसरी प्रावस्था है रिडक्शन अथवा अपचयन एवं तीसरी प्रावस्था पुनर्निर्माण अथवा रीजनरेशन हम कह रहे हैं। तो तीसरी प्रावस्था में हम कह रहे हैं तीसरी प्रावस्था रीजनरेशन, जिस प्रावस्था के दौरान पुनः आपको याद रखना है कि रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, C3 चक्र केल्विन बेंसन और केल्विन मेल्विन एंड बेंसन ने दिया है। सेकेंडली पहला ग्राही RUBP है, मुख्य एंजाइम रुबिस्को है। जब आप रुबिस्को पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए याद रखिए समस्त विश्व में पाया जाने वाला अत्यधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वह रुबिस्को है। रुबिस्को के पश्चात दूसरे नंबर पे आपका जंतु जगत का प्रोटीन है जो कि कोलेजन है। जंतु जगत में उच्चतम रूप में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन एवं समस्त जीवित जीवों में अगर प्रोटीन के लिए क्वेश्चन आता है तो रुबिस्को एंजाइम याद रखिए, क्योंकि समस्त एंजाइम स्वभाव में प्रोटीन से निर्मित होते हैं। यहाँ पर जब हम चक्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए जो RUBP अथवा रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, यह RUBP एनसीईआरटी में जो चक्र दिया हुआ है अत्यंत बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें केवल ये 3 फेजेस को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर आप देखिए RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु और जल को अवशोषित कर रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम यहाँ पर याद रखिएगा रुबिस्को एंजाइम फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, रिबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। कारण मुख्य है कि इस एंजाइम में कार्बोक्सीकरण के साथ साथ ऑक्सीकरण की क्षमता भी पाई जाती है। यहाँ पर जब आप C3 चक्र में रुबिस्को का उपयोग पढ़ते हैं तो रुबिस्को मुख्य रूप से कार्बोक्सीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में आप याद रखिएगा यह RUBP अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 कार्बन की शर्करा है तथा रुबिस्को की उपस्थिति में यह 3 फॉस्फो ग्लिसरिक अम्ल अथवा ग्लिसरेट हम कह रहे हैं 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में परिवर्तित होते हैं। 3 फॉस्फो ग्लिसरेट और 3 PGA शॉर्ट में कह रहे हैं हम 3 PGA आप याद रखिए पहला स्थायी उत्पाद तथा जब एक अणु RUBP का प्रवेश करता है उसके पश्चात यह 2 मॉलिक्यूल्स अथवा 2 अणुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार जब 6 RUBP चक्र में प्रवेश करते हैं तो 6 RUBP के अणुओं के द्वारा याद रखिए 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। बट हम एनसीईआरटी का चक्र पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में एक ही RUBP के अणु के लिए चक्र को एक्सप्लेन किया है। इसके पश्चात देखिए जो दूसरा स्टेप आपका स्टार्ट होता है, दूसरा पद यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन का। तो यहाँ पर आप याद रखिए जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो रहा है ये पहले पद में फॉर्म हो रहा है, इसको आप कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन का प्रक्रिया।
कार्बोक्सिलेशन का ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप होता है। कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 3-फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। तत्पश्चात आप याद रखिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट सेकेंड स्टेप में प्रवेश करते हैं। वह प्रक्रिया अपचयन अथवा रिडक्शन की प्रक्रिया है। रिडक्शन आप याद रखिए केल्विन चक्र का सेकेंड फेज होता है और इसी फेज में अथवा इसी चक्र की इसी प्रावस्था में आप याद रखिएगा एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग हो रहा है। एटीपी केवल प्रदर्शित किया है एनसीईआरटी में, बट 2 एटीपी याद रखिए। जो 2 एटीपी के अणु हैं वो एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण करता है। साथ ही साथ इसी प्रक्रिया में आप याद रखिए NADPH का एक अणु NADP प्लस में परिवर्तित होकर हाइड्रोजन आयन को विमुक्त करता है। तो ये प्रक्रिया याद रखिएगा कि जो प्रत्येक चक्र में जब आप पढ़ते हैं तो प्रत्येक चक्र में केल्विन साइकिल के 3 एटीपी और 2 NADPH के अणु प्रवेश करते हैं। 3 एटीपी में से 2 एटीपी का उपयोग रिडक्शन की प्रक्रिया में होता है। रिडक्शन अथवा अपचयन की प्रक्रिया के पश्चात आप यहाँ पर याद रखिए सुक्रोज अथवा सुक्रोज के बाद स्टार्च का निर्माण पाया जाता है और जो शेष शर्कराएं पाई जाती हैं वो समस्त शर्कराएं पुनः मिलकर 3 कार्बन की शर्कराएं पुनः मिलकर रिडक्शन के पश्चात पुनर्निर्माण अथवा रीजनरेशन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। तो रीजनरेशन आप याद रखिएगा, रीजनरेशन यहाँ पे थर्ड स्टेप है और तीसरी प्रावस्था है C3 चक्र की और रीजनरेशन की प्रक्रिया में पुनः RUBP का निर्माण पाया जाता है। रीजनरेशन की प्रक्रिया में याद रखिए तीसरा एटीपी का अणु पुनः विखंडित होकर ADP व इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण करता है तथा इसका उपयोग फिर से RUBP के पुनर्निर्माण में किया जाता है। तो सिंपलेस्ट साइकिल है। नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस चक्र को तो ये स्टेप्स याद रखिए कि किस स्टेप में या किस प्रावस्था में केल्विन चक्र में एटीपी और NADPH। तो रिडक्शन अथवा अपचयन की प्रावस्था में याद रखिए एटीपी और NADPH का ये एक चक्र है। इस एक चक्र के द्वारा एक RUBP का अणु चक्र में प्रवेश करता है और इस तरह से जब 6 केल्विन साइकिल के चक्र पूर्ण होते हैं उसके पश्चात एक ग्लूकोज अणु का निर्माण पाया जाता है। ये पार्ट याद रखिए और उस 6 साइकिल्स और 6 चक्रों के दौरान आप याद रखिए प्रत्येक चक्र में 3 एटीपी और 2 NADPH के अणुओं का उपयोग होता है। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, याद रखिएगा 2 NADPH। इस तरह से अगर आप NCERT प्रॉपरली पढ़े तो आप पढ़ते हैं कि केल्विन चक्र में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्रवेश करते हैं, 18 ATP का प्रवेश होता है और 12 अणु NADPH के प्रवेश करते हैं। 12 NADPH से 12 NADP का निर्माण होगा। 18 ATPs जो है 18 ATP के अणु ADP में परिवर्तित हो जाते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। तो ये C3 चक्र आप याद रखिए जो NCERT में प्रोवाइडेड है। अब अगर आप रेफरेंस बुक्स के C3 चक्र की तरफ आते हैं तो वहां पर चक्र आपका अत्यधिक डिटेल प्रावस्था के रूप में प्रदर्शित है क्योंकि ये जो रिडक्शन की प्रक्रिया है, रिडक्शन अथवा अपचयन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की शर्कराओं का निर्माण होता है। 4 कार्बन की शर्करा, 5 कार्बन की शर्करा तथा 7 कार्बन की शर्करा का भी निर्माण पाया जाता है। तो अगर आप उस चक्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उस अवस्था में देखिएगा यहाँ पर आपका RUBP इस चक्र में, ये जो आप रेफरेंस बुक में चक्र पढ़ रहे हैं, चक्र में 5 कार्बन की शर्करा तथा 6 अणुओं को एक साथ हम प्रदर्शित करते हैं चक्र में प्रवेश देते हुए। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP जो कि 5 कार्बन की शर्करा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है तथा रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल और कंपाउंड का या मध्यस्थ यौगिक का निर्माण होता है। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये अत्यधिक अस्थायी होता है तथा ये 6 कार्बन का शर्करा होती है। 6 कार्बन का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इमीडिएटली
3 कार्बन की शर्करा में विभक्त होता है और इस 3 कार्बन की शर्करा के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम कह रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अथवा आप इसको पढ़ रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, या अनदर रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो ये पार्ट याद रखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट अथवा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण होगा। और कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पर याद रखिए टोटल 12 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 6 कार्बन की है जो एक शर्करा जब 3 अणुओं में विभक्त हो रही है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनाती है। प्रवेश कितने अणु कर रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तत्पश्चात आप याद रखिए यहाँ पे ये जो 3 मॉलिक्यूल्स आपके हैं इनमें से 6 अणु कंबाइंड होके 3 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। और ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है, इसके निर्माण में याद रखिए एटीपी का उपयोग किया जाता है। इस फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट के जो 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म है इनमें से 2 मॉलिक्यूल्स साइकिल में प्रवेश करते हैं और 1 मॉलिक्यूल आप याद रखिए पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य उत्पाद होता है। जो 2 मॉलिक्यूल्स आपके 6 कार्बन की शर्करा के हैं, ये 2 मॉलिक्यूल फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, दैट मीन्स 3 कार्बन की शर्करा के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ संयुक्त होते हैं। 3 कार्बन और 9 कार्बन की जो शर्करा है वो मिलके एक 6 कार्बन और 3 कार्बन की शर्करा संयुक्त होके एक 9 कार्बन के अणु का निर्माण करती है। यह 9 कार्बन के अणु पुनः इमीडिएटली ब्रेक डाउन होते हैं। 4 कार्बन की शर्करा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट तथा जाइलुलोज 4 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को हम ऊपर लिखते हैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट आप याद रखिए। तो 5 कार्बन की शर्करा जाइलुलोज, इंग्लिश में ही लिखूंगी मैं, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का उपयोग यहाँ पर निर्माण करते हैं और एक अणु आपका बनेगा 4 कार्बन का। 4 कार्बन का अणु आपका होता है, 4 कार्बन की शर्करा आपकी है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। थ्योरी में एक्चुअली ये डायग्राम आता है, साइकिल आपका आता है ड्रॉ करने के लिए। सो 4 आपका हुआ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स प्रवेश करते हैं, इसलिए 5 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 2 मॉलिक्यूल, एंड 4 कार्बन की शर्करा के भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पुनः एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन की शर्करा के 3PGA के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ पुनः रिएक्ट कर रहा है। 4 कार्बन की शर्करा और 3 कार्बन की शर्करा मिलके यहाँ पे 7 कार्बन की शर्करा का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 बाई फॉस्फेट। तो स्यूडो हेप्टुलोज बाई फॉस्फेट शर्करा का निर्माण होता है। यहाँ भी 7 कार्बन के आप याद रखिए 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब पुनः रीजनरेशन की प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं, रीजनरेशन की प्रक्रिया में यह 7 कार्बन की शर्करा फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन PGA के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये 10 कार्बन की शर्करा आपके पास नहीं है, तो ये जो आपके 7 कार्बन एंड 3 कार्बन टोटल 10 कार्बन की शर्करा जो है ये 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणु और रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के 4 अणु पुनः मिलके
RUBP के आप याद रखिए 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए ये जो चक्र है क्वाइट डिफिकल्ट लगता है और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये जो 12 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म होते हैं, यही 12 मॉलिक्यूल्स बार बार 3 कार्बन शर्करा के रूप में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर बार बार आप याद रखिए किसके फॉर्म में निर्मित हो रहे हैं, पुनः ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में RUBP के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ही आप याद रखिएगा कि किस तरह से आपके 3 फॉस्फोग्लिसरेट के या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं के द्वारा एक 6 कार्बन की शर्करा का निर्माण हो रहा है, जो है आपका ग्लूकोज, और बाकी के जो अणु बचते हैं, बाकी के बचे हुए अणुओं का पुनः उपयोग किया जाता है रीजनरेशन की प्रक्रिया में। तो सजेशन है मेरा कि इंस्टेड ऑफ इस साइकिल को स्टडी करने के बजाय आप बेटर है कि आप इसी चक्र को पढ़िए, क्योंकि नियरली स्टेट बोर्ड्स एंड CBSE बोर्ड में आप NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं। नीट के एग्जाम को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट के एग्जाम में जो C3 साइकिल के बेस्ड क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली आपके NCERT के चक्र के द्वारा ही आते हैं, और जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं कि कितने ATP के अणु प्रवेश करते हैं, एक चक्र में याद रखिए 3 ATP के अणुओं का प्रवेश होता है, उनमें से 2 ATP आपके अपचयन की प्रावस्था में और 1 ATP का उपयोग पुनर्निर्माण अथवा रिजेनरेशन की प्रावस्था में होता है। टोटल अणु अगर आपको आ रहा है तो केल्विन चक्र में टोटल आपका एक ग्लूकोज के निर्माण में 18 ATP का आवश्यकता है और 12 अणु NADPH2 की आवश्यकता होती है। चक्र हम केवल एक RUBP के लिए प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम केवल 3 ATP एंड 2 NADPH2 का प्रयोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये इतना पार्ट आप याद रखिए C3 चक्र के लिए। प्राथमिक ग्राही आप फिर रिकॉल करिए, प्राथमिक ग्राही RUBP है, पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, एंड दिस इज द रीजन कि साइकिल को आप क्या कह रहे हैं, चक्र को C3 चक्र कहते हैं। वो पौधे जिनमें यह चक्र निरंतर पाया जाता है उन पौधों को आप कहते हैं C3 पौधे, और इनमें पौधों में पाया जाने वाला जो मुख्य एंजाइम याद रखिएगा आप, रुबिस्को जो है यह एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। तो यहाँ पर आज हम अपना सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम C4 चक्र पढ़ेंगे। C4 चक्र में आप पहले तो अंतर के रूप में पढ़ते हैं कि C4 का पहला ग्राही क्या है, पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का अणु उपस्थित है वहां पे ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के रूप में, इसलिए हम उन चक्र को C4 कह रहे हैं। और क्यों कारण है कि C4 पौधों में C4 चक्र के साथ साथ C3 चक्र भी उपस्थित होता है, ये सब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको मैं कहूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज, और नेक्स्ट सेशन तक स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।